हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 1 ऑफ फंक्शंस। तो जैसे कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है इस सीरीज में, ठीक है। और अभी हम मूव कर रहे हैं टू द कैलकुलस, और आज कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शंस, राइट। तो हर एक चैप्टर की तरह फंक्शंस के भी 2 सेशंस लिए जाएंगे और दोनों में इनमें 25 क्वेश्चंस पर सेशन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका एक रीजन तो ये है कि फंक्शंस चैप्टर में टॉपिक्स थोड़े ज्यादा हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा हैं, और दूसरी चीज ये कि फंक्शंस वाला जो चैप्टर है ना, दैट इज द फंडामेंटल चैप्टर, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द कैलकुलस। तो फंक्शंस हमारा क्लियर होना बड़ा जरूरी है ताकि हम आगे वाले चैप्टर्स में कंफर्टेबल फील कर पाए, ठीक है। तो यही रीजन है कि इसके लिए 25-25 क्वेश्चंस लिए गए दोनों सेशंस में, ताकि हम मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, वीडियो को पॉज करके टाइप आइडेंटिफाई करो, सोल्व करना स्टार्ट करो। Let's start. Let fx is given, then the value of this expression is, right. अब ऐसे क्वेश्चंस को देख के ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो करना क्या है, इसका देखा करो फर्स्ट टर्म, इसकी चेक करो और इसकी चेक करो लास्ट टर्म। तो f के अंदर वाली जो क्वांटिटी है जिसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, तो पहले वाले का आर्ग्यूमेंट कितना 1/1996 और लास्ट वाले का 1995/1996। तो इसका मतलब दोनों का सम कितना बन रहा है, 1 के बराबर बन रहा है। तो इसका मतलब ये कि पहले वाले का नाम अगर fx रखा जाए ना, तो दूसरे वाला क्या बनेगा, f(1 - x) बनेगा, ठीक है। सेम तरीके से जो सेकंड वाली टर्म है 2/1996 वाली, ऐसे ही जो सेकंड लास्ट टर्म होगी उन दोनों का सम भी क्या बन रहा होगा, 1 बन रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यही करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे फर्स्ट का लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ, एंड सो ऑन, और चेक करते हैं कि इनका सम किसके बराबर आएगा। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए fx प्लस f(1 - x) की वैल्यू, तो वो देख सकते हो तुम। सो fx प्लस f(1 - x) लिखा जा सकता है। fx कितना 9 to the power x अपॉन 9 to the power x प्लस 3 प्लस f(1 - x), ये बनेगा, x को 1 - x से रिप्लेस करना है सिंपली। सो दिस वुड बी 9 to the power x अपॉन 9 to the power x प्लस 3, प्लस में 9 to the power x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस वुड बी 9 प्लस 3 इंटू 9 to the power x, राइट। सो दिस इज 9 to the power x अपॉन 9 to the power x प्लस 3 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन बनेगा, 3 प्लस 9 to the power x। तो ये 3 इंटू 3, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिला रिजल्ट में, इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या पता चला, fx प्लस f(1 - x) की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी, x को चाहे तुम जो मर्जी रखो। तो इससे ये पता चल गया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का जो सम आएगा ना, ये कितना आएगा, 1 आएगा। ऑल्सो सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म का सम भी कितना आएगा, 1। तो ऐसे करके हम पेयर्स बनाते जाएंगे और हमें पता है हर एक पेयर का सम कितना, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। इतनी चीज पता चल गई। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आएगा कि हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चेक करो, सीरीज में कितनी दे रखी है। तो गिनती 1 से स्टार्ट होके कहां तक जा रही है, 1995 तक। तो मतलब इसमें कितनी टर्म्स है ना, टोटल 1995 टर्म्स है सीरीज में, ठीक। तो पेयर्स कितने बनेंगे, एक टर्म तो बचेगी इनमें से, तो 1994/2 इतने तो पेयर्स बन जाएंगे, प्लस एक क्या बचेगा तुम्हारे पास, मिडिल टर्म बच जाएगी, ठीक। पेयरिंग कैसे कर रहे हैं, एक टर्म स्टार्टिंग से ले रहे हैं, एक लास्ट से, तो जो टर्म बचेगी कौन सी बच रही होगी, मिडिल टर्म बच रही होगी। तो देख लो पेयर्स कितने बन गए, ये बन जाएगा 2 9 8 19 2 9 997, इतने तो पेयर्स बन गए। सो 997 पेयर्स प्लस 1 मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी देख लो इस पे से, तो मिडिल टर्म हो जाएगी 1995 प्लस 1/2, ये वाली टर्म मिडिल टर्म होगी, ठीक। अच्छा, तो अब क्या बोल देंगे, हर एक पेयर का सम कितनी वैल्यू दे रहा था हमें, 1 के बराबर। तो मतलब 997 पेयर्स को अगर तुम ऐड करोगे कितना रिजल्ट मिलेगा, 997 मिलेगा, प्लस कौन सी टर्म, 998th टर्म मिलेगी, तो प्लस में आएगा तुम्हारे पास 998th टर्म। और देख सकते हो यहां से 998th टर्म कौन सी होगी, f(998/1996), ये बात ठीक है, राइट। तो रिपीट कर रहा हूं एक बार, हमने पेयरिंग करनी स्टार्ट की, हर एक पेयर की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, टोटल कितने पेयर्स बन गए, 997 पेयर्स बन गए, और हमने बोल दिया एक टर्म बचेगी, कौन सी टर्म बचनी थी, मिडिल टर्म बचनी थी। तो क्योंकि 997 पेयर्स बने हैं, तो मतलब 997 टर्म्स हमने स्टार्टिंग से अलग कर ली, 997 लास्ट से अलग कर ली, तो बीच में कौन सी बच गई, 998 वाली टर्म बच गई, जिसको कि हमने ऐसे लिख लिया, ठीक।
तो कितना बन गया ये 997 प्लस एफ ऑफ ये 1/2 लिखा गया ये तो अब तुम्हें एफ एक्स तो गिवन ही है, उसकी हेल्प से एफ ऑफ 1/2 फाइंड कर सकते हैं, तो ये कर लेते हैं। सो 997 प्लस एफ ऑफ 1/2 देखना, एक्स की जगह 1/2 रखोगे तो 9 की पावर 1/2 कितना 3, तो 3/3 प्लस 3 तो 3/6 हो जाएगा ये, जो कि कितना 1/2। सो दिस इज 997.5। ये रिजल्ट मिला तुम्हें सम ऑफ द सीरीज, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो हो सकता है तुम्हें देख के लग रहा हो कि हमें कैसे पता चलेगा, बट ऐसे अगर तुम 4-5 क्वेश्चंस तुमने किए होंगे, प्रैक्टिस कर रखे होंगे, तो क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पेयरिंग की जाती है, फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म के साथ, सेकंड की सेकंड लास्ट के साथ, एंड सो ऑन, राइट। लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शंस है सारे, क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए, यहां पे नहीं दे रखा, पर अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेंशन हो रखा होगा दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 प्लस सो ऑन, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है हमसे, तो देखते जाओ। 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी वैल्यू देगा 0, 3/4 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये कब तक 0 वैल्यू देता जाएगा, जब तक अंदर वाले की वैल्यू 1 के बराबर नहीं बन जाती, और 1 के बराबर कब बनेगी, जब तुम 3/4 में कितना ऐड करोगे 1/4 ऐड करोगे, और 1/4 का मतलब यहां पे कितना आएगा 125/100, ये बात ठीक है। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग वाली जितनी भी टर्म्स हैं इन सब की वैल्यू तो 0 मिल जाएगी, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलता जाएगा 0। 1 कब मिलना स्टार्ट होगा, जब यहां पे कितना मिलेगा 25/100 मिलेगा, जैसे मिलेगा वहां पे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वाली जो टर्म्स होंगी 3/4 प्लस 26/100, इनका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता जाएगा 1 आता जाएगा, और लास्ट वाली टर्म का देख लेना 3/4 प्लस 99/100, तो लास्ट वाली टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कितनी वैल्यू देगा 1 देगा। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि पहली 25 टर्म्स तो हमने हटा दी, उनका रिजल्ट तो 0 आ रहा था, अब कितनी टर्म्स बच गई 25 से लेकर 99 तक 75 टर्म्स बच रही हैं, तो हर एक का रिजल्ट कितना 1 के बराबर है। सो 1 + 1 + 1 अप टू 1, 75 टाइम्स लिखा गया, तो रिजल्ट में कितना आ गया 75 आ गया, ऑप्शन सी, राइट। Okay, let Px is a 4-degree polynomial with real coefficients and leading coefficient 1, 4 डिग्री का polynomial दे रखा है। Suppose P1 is 2, P2 is 4, P3 is 6, P4 is 8, then find the value of P5 is। Again very common question, ठीक है, काफी बार देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखते जाओ, इसमें पहली चीज तो ये नहीं करना कि P1 की वैल्यू 2 है, P2 की वैल्यू 4, P3 की 6, P4 की 8, तो डबल हो रहा है, तो उसके हिसाब से P5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 10 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये फंडा गलत है बिल्कुल, ठीक। तो देखना कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पैटर्न आइडेंटिफाई करो, जो कि हमें देख के पता चल रहा है कि डबल हो रहा है, तो इसका मतलब P के अंदर अगर x रखा गया ना, तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है 2x के बराबर आ रहा है। बट ये कब आ रहा है x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए, x = 1 2 3 4 के लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा देख के, जो कि इस केस में कितना बन रहा है Px = 2x। तो हम बोल देंगे कि Px = 2x, x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है 1 2 3 4 के लिए। इसी को लिखने का दूसरा तरीका कि Px - 2x = 0, x की 4 वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है, सेम चीज लिखी है, कोई फर्क नहीं है। अब Px क्या था, एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो Px - 2x भी तो क्या होगा, ये भी तो एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, इसकी वैल्यू 0 कब आ रही है, x = 1 2 3 4 पे आ रही है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 चारों क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट x = 1 2 3 4 आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल Px - 2x। इतनी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि Px - 2x एक कोई नया पोलिनोमियल है, ये भी 4 डिग्री का होगा, और इसके ये 4 रूट्स होंगे 1 2 3 4। तो अगर ये इसके 4 रूट्स हैं, तो इसकी हेल्प से 4 फैक्टर्स बन जाएंगे, x - 1 x - 2 x - 3 एंड x - 4, एंड एवरी पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो इसका मतलब तुम ये लिख पाओगे कि Px - 2x = x - 1 into x - 2 into x - 3 into x - 4, और साथ में k का भी फैक्टर आता होता है, जो कि उसका लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ठीक।
तो अब इसमें क्योंकि दे रखे कि px का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब px माइनस 2x का भी लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो k की तो नहीं चिंता करनी, k की वैल्यू तो कितनी है, 1 के बराबर है। तो ये रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास, ठीक। और पूछा क्या गया था, p5 की वैल्यू पूछी थी, तो सिंपली क्या करो, x को 5 रख दो पूरी इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 5। कितना मिला, p5 माइनस में 10 इक्वल टू कितना, 5 माइनस 1 इज 4, 3, 2 एंड 1। तो p5 की वैल्यू मिल जाएगी यहां से तुम्हें कितनी, 24 प्लस 10 इज 34। सो द वैल्यू ऑफ p5 इज 34, ऑप्शन बी, ठीक है। तो काफी कॉमनली पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ध्यान में रखना। लेट्स स्टार्ट। कंसीडर द फंक्शन gf डिफाइंड एज, ये gx वाला फंक्शन दे रखा है एक हमें, देन द वैल्यू ऑफ g2 इज इक्वल टू, तो सिंपली gx दे रखा है, उसमें x की जगह 2 पुट करके हमें सिंप्लीफाई करके बताना है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं है इसमें। अब ये भी अगर ऐसा क्वेश्चन पहले कर रखा है तो देख के आइडेंटिफाई हो रहा होगा, देखना इसको ध्यान से। सिर्फ अगर मैं इतनी चीज की बात करूं ना, इसको लिख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अप टू एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 2010 प्लस 1, ये चीज लिखी गई है। तो अगर ये वाली फॉर्म है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी चीज को ना x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 से करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं x माइनस 1 के साथ और x माइनस 1 के साथ कर दिया डिवाइड। तो देखना अब क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आगे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, ये कितना बना देगा, x की पावर 4 माइनस 1। वो आगे मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 प्लस 1 के साथ, कितना बना देगा, x की पावर 8 माइनस 1। तो ऐसे करके क्या बन जाएगी ना, एक चेन बन जाएगी पूरी, ठीक है। तो अगर ये चेन x की पावर 4 प्लस 1 पे रुकी होती तो रिजल्ट कितना मिल रहा था, x की पावर 8 माइनस 1। तो अगर ये चेन जाके यहां पे रुक रही है तो रिजल्ट में क्या होगा, x की जितनी भी पावर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 2 टाइम्स हो जाएगी उसकी पावर। तो इसका मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई होकर तुम्हें क्या मिलेगा, x की पावर 2 की पावर 2010 की बजाय कितनी होगी, 2011 हो जाएगी, और माइनस में 1 आ जाएगा, और अपॉन में कितना चल रहा है, x माइनस 1 चल रहा है। तो बस ये एक ट्रिक है इसमें, ठीक है। तो इतना पता चल गया कि ये इतना जो फैक्टर है वो सिंप्लीफाई करके इतना आएगा। तो बस इसको रिप्लेस कर देते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो देखो क्या बनेगा, gx इंटू साथ में कितना दे रखा है, x की पावर 2 की पावर 2011 एंड माइनस 1 ये दे रखे gx के साथ, और इक्वल टू में हमारे पास ये जो चीज आ रखी है x की पावर 2 की पावर 2011 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये चीज है, और साथ में एक माइनस 1 भी रखा हुआ है, तो माइनस 1 आ गया साथ में, ठीक है। यहां तक सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो राइट हैंड साइड का, कितना बनेगा, ये x माइनस 1 बनेगा, ऊपर कितना, x की पावर 2 की पावर 2011 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस x बचेगा, ठीक। न्यूमरेटर में से x अगर तुम कॉमन ले लो, अंदर कितना, x की पावर 2 की पावर 2011 माइनस 1, एक पावर कम हो गई x कॉमन लेने से, माइनस 1 आ गया यहाँ पे, अपॉन में कितना, x माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चल रहा था, gx इंटू एक्स की पावर 2 की पावर 2011 माइनस 1 एंड माइनस 1, राइट। तो देख सकते हैं ये दोनों फैक्टर्स आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम बन रहे हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या मिला तुम्हें, gx सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, x अपॉन x माइनस 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कितना, g ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसमें x को अगर 2 रखोगे कितना मिलेगा, g ऑफ 2 मिल जाएगा इक्वल टू 2। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अगेन अगर इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर रखा है तो देख के आइडिया लग जाएगा, देखते ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मुझे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अदरवाइज फिर इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ओके। द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एक फंक्शन गिवन है, उसकी डोमेन पूछी गई है, और डोमेन वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं, ठीक है। बस करना क्या होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कौन कौन सी वैरायटी के फंक्शंस हमारे पास प्रेजेंट हैं क्वेश्चन में, और जो जो फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं 1 बाय 1 सबको क्या कर देते हैं, डिफाइन करवा देते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता ही होता है कि लॉग वाला फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होता है, स्क्वायर रूट कहाँ पे डिफाइंड होता है। तो बस इतना काम करना होता है, फंक्शन देखते जाओ कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 सबको डिफाइन करवाते जाओ। तो देखते हैं इसमें,
डोमेन देखते जाओ कौन कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट का फंक्शन है। स्क्वायर रूट वाला कब डिफाइंड होगा, जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन इस पे तुम लगाओगे कि माइनस टाइम्स log ऑफ 0.3 x माइनस 1 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन बनी। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, log की इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड पे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो कितना बना ये, लेस देन और इक्वल टू 0। अब log खत्म करना है तो उस साइड पे जाके कितना बनेगा, 0.3 की पावर 0 बनेगा। ठीक, और क्योंकि यहाँ पे बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, फिर से रिवर्स हो जाएगी। तो ये बनेगा कितना, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3 की पावर 0 विच इज 1। तो कितना मिल गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। तो ये सॉल्यूशन मिल गया x का। ठीक है, बट अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। अभी हमने सिर्फ एक ही फंक्शन डिफाइन करवाया है, कौन सा, स्क्वायर रूट वाला, न्यूमरेटर वाला। अब उसके बाद स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, इसको भी डिफाइन करवाओ। तो डिनोमिनेटर वाले स्क्वायर रूट की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पर क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होना अलाउड नहीं है तो सिंपली क्या कर देंगे, उसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो कंडीशन हमारी बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व करना पड़ेगा। और इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसका a तो पॉजिटिव है बट d कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो ऑलवेज ही पॉजिटिव आएगी फॉर एवरी x। तो इसका मतलब यहां से तुम्हें सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू r। तो इससे क्या हो गया, डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी हमने डिफाइन करवा दिया। और चेक करो कौन कौन से फंक्शंस हैं इसमें, और कौन सा बचा, सिर्फ log वाला फंक्शन बचा एक ना। और log वाला कब डिफाइंड होता है, जब जिस नंबर का log लिया गया है x माइनस 1 ये कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो ग्रेटर देन 0 कर दो इसको। सो थर्ड कंडीशन इज x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन तो बेस पे भी होती है पर बेस तो ऑलरेडी इसने कांस्टेंट दे रखा है 0.3, तो उस पर कंडीशन लगाने की नहीं जरूरत है हमें। ठीक, तो यहां से कितना मिला तुम्हें, x इज ग्रेटर देन 1 मिल गया। सो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो बस इतना काम था, तुम्हारे सामने है। जितने भी टाइप के फंक्शंस थे सबको हमने 1 बाय 1 डिफाइन करवा दिया। तो हमारे पास कितनी, 3 कंडीशंस आ गई थी, तीनों से हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। अब इन तीनों सॉल्यूशन का क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्शन किया जाएगा। तो इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन करके कितना मिलना चाहिए हमें, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी मिल जाना चाहिए। बस यही आ जाएगी फंक्शन की डोमेन, 2 टू इंफिनिटी क्लोज्ड इंटरवल में। सो ऑप्शन डी। ठीक है, तो बस इतना सा काम होता है डोमेन में। क्वेश्चन नंबर 6, द डोमेन ऑफ एफ एक्स। अगेन फंक्शन की डोमेन पूछी गई है, करते हैं इसको। फर्स्ट सबसे पहले स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, इसके अंदर वाली क्वांटिटी cos ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अब cos ऑफ साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, -1 से 1 होती है। और -1 से 1 तो रेडियन में है, अगर इसको तुम डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना, -57 डिग्री समथिंग बनता होता है। तो -57 डिग्री से 57 डिग्री तक की वैल्यू आएगी। और इन सारे एंगल्स का जो कोस होता है ना, उसकी वैल्यू तो हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव ही आती है। क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये वाले एंगल्स, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये x की जो मर्जी वैल्यू रख लो, साइन x की वैल्यू जो आएगी वो -57 डिग्री से 57 डिग्री में आएगी। और उसका जब तुम बाद में कोस लोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां से तुम्हें मिल गया x बिलोंग्स टू r। और हमने स्क्वायर रूट वाला फंक्शन डिफाइन करवा दिया पहले वाला। और कौन सा फंक्शन है, कोस का फंक्शन है, इसका कुछ नहीं सोचना, कोस वाला फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड। और साइन वाला फंक्शन है, ये तो हमेशा डिफाइंड होता है, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। तो इतने पार्ट का काम हमारा खत्म है। स्क्वायर रूट ऑफ कोस ऑफ साइन एक्स की डोमेन कितनी आ गई, ऑल रियल नंबर आ गई। अब आ जाओ दूसरे वाले फंक्शन पे, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स विद बेस एक्स। फिर से स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को डिफाइन करवाते हैं पहले। तो सेकंड इज log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बेस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए हमें। ठीक है, ओके। अब इस पे log वाली अगर तुम प्रॉपर्टी लगाओ तो log फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन log एक्स ऐसे लिखा जा सकता है। बेस e मान लेते हैं, log की प्रॉपर्टी log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन log b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इतनी बात ठीक है। अच्छा अब सुनना इसको ध्यान से, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की क्या खास बात होती है, ये 0 से 1 के बीच में होता है।
ठीक है। अब इस केस में जीरो तो तुम रख नहीं पाओगे, log जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब इसमें तुम ये बोल दोगे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 में होगी। और अगर 0 से 1 में इसकी वैल्यू है तो उसके log की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ये जो पूरा न्यूमरेटर है ना, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों की रेशियो क्या मिलेगी, तुम्हें पॉजिटिव मिल पाएगी। तो हमें यहां से क्या पता चलेगा, दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ x टू द बेस e शुड बी नेगेटिव लेस देन 0। ठीक है, तो कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं की हमने, रीजनिंग से बता दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट x 0 से 1 में होगा, उसका log लोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां से फिर से इनइक्वालिटी बन गई, log अगर खत्म करोगे तो x कितना आएगा, लेस देन e की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन हमने लगाई, वहां से x की वैल्यू लेस देन 1 मिली। तो इससे क्या हो गया, सेकंड वाला स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी डिफाइंड हो गया। अब log वाले फंक्शन को डिफाइन करवाना है, ये कैसे डिफाइंड होगा, एक तो जिसका log लिया गया है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x का, वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली चीज। और क्या होना चाहिए, जो उसका बेस है, बेस में x लिखा गया है, बेस पे क्या कंडीशन होती है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इतनी कंडीशंस लगेंगी तब जाके log वाला फंक्शन डिफाइंड होगा। तो बस अब देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, पर हमें क्या करना है, उसको 0 भी नहीं होने देना। तो 0 किस केस में होता है, जब x इंटीजर होता है। तो इसका मतलब x को इंटीजर नहीं होने देना। अगर x इंटीजर नहीं है तो हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। x ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये बात ठीक है। x नॉट इक्वल टू 1 चाहिए, ये बात ठीक है। तो अब तुम्हारे पास ना इतना कुछ आ गया, इतने सॉल्यूशंस आ गए हैं, देखते जाओ। x इंटीजर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और पहले क्या आया था, ऑल रियल नंबर। तो इन सब का आपस में इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन लेके देखो कितना आएगा। ठीक, तो क्या मिलेगा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो यही आ जाएगा इंटरसेक्शन में, दैट x बिलोंग्स टू 0 to 1। दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, x बिलोंग्स टू 0 to 1, ऑप्शन डी। ठीक है, तो थोड़ी सी रीजनिंग का यूज किया गया, अदरवाइज कंसेप्ट वही है, जितने भी टाइप के फंक्शंस हैं 1 by 1 सबको क्या करते जाओ, डिफाइन करवाते जाओ। लेट्स स्टार्ट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगेन डोमेन वाला फंक्शन है। सबसे पहले चेक करते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं। ये बाहर log वाला फंक्शन रखा हुआ है, इसको डिफाइन करवाते हैं पहले। ये कब डिफाइंड होगा, जब इसके अंदर वाली पूरी क्वांटिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगी। तो इसको पॉजिटिव करवाओ। सो log x टू द बेस 10 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स log x टू द बेस 10 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। log x में क्वाड्रेटिक बन रही है, चाहो तो t मान लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्या बनेगा ये, log x टू द बेस 10 माइनस 3 इंटू log x टू द बेस 10 माइनस 2, ये फैक्टर्स बनेंगे, ग्रेटर देन 0 बनेगा। अब इस पे वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा कि log x टू द बेस 10 की वैल्यू या तो लेस देन 2 आनी चाहिए, या फिर क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 3 आनी चाहिए। ये बात भी ठीक है। तो क्या पता चला, x इज लेस देन 10 स्क्वायर और x इज ग्रेटर देन 10 क्यूब, इतना पता चल गया। तो इसका सोल्यूशन कितना बना, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 100, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, तो यूनियन 1000 टू इंफिनिटी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन से हमें ये सॉल्यूशन मिल गया, x की ये वाली वैल्यूज मिली। ठीक, तो मतलब इन सारी x की वैल्यूज के लिए बाहर वाला log क्या होगा, डिफाइंड हो जाएगा। इतनी बात सही है। अच्छा, अब और आइडेंटिफाई करो कौन कौन से फंक्शन है। अब फिर से जो अंदर वाले लोग हैं इनको भी डिफाइन करवाना पड़ेगा। तो ये कब डिफाइंड होंगे, जब x कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो दूसरी कंडीशन तुम लगा देना, दैट x इज पॉजिटिव। बस इतना काफी है। तो इससे क्या होगा, सारे फंक्शंस डिफाइंड हो जाएंगे हमारे। तो अब तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं, एक जो पहले आया था, एक अभी x ग्रेटर देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, डोमेन मिल जाएगी। और इन दोनों का इंटरसेक्शन देख सकते हो कितना आएगा, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 100 एंड यूनियन 1000 टू इंफिनिटी। राइट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Let's start. The domain of the function is ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखे इसमें। ठीक है, तो करते जाओ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बाहर वाले लोग को डिफाइन करवाते हैं। ये कब डिफाइंड होगा,
जब log बेस 1/3 mod ऑफ x प्लस 5 कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। ये पहली इनइक्वालिटी बनेगी, इसको सोल्व करना। log हटाओगे 1/3 की पावर 0 बनेगा राइट हैंड साइड पे, बेस क्योंकि 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। तो mod x प्लस 5 लेस देन 1/3 की पावर 0 कितना, 1। ठीक है, अब mod ऑफ x प्लस 5 की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में, ये पता होना चाहिए। तो यहां से x कितना आ गया, -6 से -4 आ गया। ये पहली कंडीशन से हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो इससे क्या हो गया, बाहर वाला log डिफाइंड हो गया। अब इसका जो अंदर वाला log है इसको डिफाइन करवाना है। ये कब डिफाइंड होगा, जब इसके अंदर वाला नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो mod ऑफ x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन, mod x प्लस 5 क्या चाहिए हमें, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब इसमें तुम क्या बोलोगे कि क्योंकि बाहर mod लगा हुआ है तो ये नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो हमें पॉजिटिव तो चाहिए ही चाहिए, बस हमें इसको 0 नहीं होने देना किसी भी तरीके से। तो हम क्या बोल देंगे कि x प्लस 5 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -5। तो दूसरे से ये मिला कि x की वैल्यू -5 को छोड़ के जो मर्जी हो जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, और कौन से फंक्शंस हैं, 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है, ये तो हमेशा डिफाइंड होगा, इसकी चिंता नहीं करनी। पर ये जो पूरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमें 0 नहीं होने देना। तो कंडीशन लगेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। सो थर्ड इज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। राइट, तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -5 के बराबर नहीं आनी चाहिए। और किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 कब देगा तुम्हें वैल्यू, जब उसकी खुद की वैल्यू कितनी होगी, -5 से लेके -4 के बीच में होगी। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। तो ये पता चल गया। राइट, तो बस सारे फंक्शंस डिफाइंड हो गए हैं। अब ये जो तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशन आ रखे हैं, -6 to -4, नॉट इक्वल टू -5 एंड डज नॉट बिलोंग टू -5 to -4, इन सब का कॉमन पॉइंट्स ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन लेके देख लो कितना आएगा। तो ये बन जाना चाहिए तुम्हारा x बिलोंग्स टू -6 to -5। चेक कर लो, ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये वाले नंबर्स। सो बस ये डोमेन आ जाएगी, -6 to -5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, let f is a function from R to R be defined as this, then the range of f is। अब रेंज वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो फंक्शन दे रखे, रेंज फाइंड करनी है इसकी, देख के पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहला काम तो क्या करो ना, सिंप्लीफाई करो जितना कर पाओ इसको। तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, ये सिंप्लीफाई करके कितना बनता होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में कितना लिखा गया, साइन एक्स कोस एक्स। अब हमें पता है साइन एक्स कोस एक्स को किस में लिखा जा सकता है, बदल के साइन 2x में। और सेम तरीके से साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स किस में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर 2x में बदल जाएगा। तो इसको कितना लिख पाओगे तुम, 1 माइनस, ये बन जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर 2x, और ये लिख पाओगे 1/2 साइन 2x। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है ना कि हमारे पास साइन 2x में क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसकी रेंज फाइंड करनी है। और जब भी किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज फाइंड करनी होती है तो क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं हमेशा। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करो, कितना बनेगा, 1 माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना, साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन 2x। अगेन तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो साइन 2x को t मान लेना। ठीक है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। तो ये 1 माइनस 1/2 कितना बनेगा, साइन 2x प्लस साइन 2x के कोफिशिएंट का हाफ, इसका होल स्क्वायर, साथ में -1/4 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ये बन गया -1/4। ठीक है जी। अच्छा, अब इतनी चीज आ गई हमारे पास, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। चाहो तो एक स्टेप और कर लो, कितना बन जाएगा, ये 1 प्लस का 1/8 बनेगा, और माइनस का बनेगा 1/2 साइन 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड 1 प्लस 1/8 इज 9/8। सो 9/8 माइनस 1/2 साइन 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा हमारा fx चल रहा था, y मान लेते हैं चलो इसको। अब इसको देखना ध्यान से, 9/8 तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो रही है ना, सब्ट्रैक्ट हो रही है। और ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 9/8 में से अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हमें ये पता चलेगा कि जब ये क्वांटिटी
मैक्सिमम होगी ना, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो y हमें कितना मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और जब ये मिनिमम होगी तो उस केस में y कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं y मिनिमम, देखना इसको ध्यान से। y अगर तुम्हें मिनिमम चाहिए, इस क्वांटिटी को मैक्सिमम करना चाहेंगे, तो देख के बताओ sin 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। वो तब बनेगी अगर sin 2x को हम कितना रखेंगे, 1 के बराबर रख देंगे, राइट। तो y मिनिमम होने के लिए ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए sin 2x को कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। तो 1 रख के देखो कितना आएगा, सो 9/8 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना, 3/2, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4, तो दिस इज 9/8 माइनस 9/8 कितना बन गया, 0 बन गया। तो y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी, 0। सेम तरीके से y मैक्सिमम फाइंड करो। y की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये सब्ट्रैक्ट होने वाली जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू मिनिमम है, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ना, इक्वल टू 0 हो सकती है, क्योंकि किसी नंबर का होल स्क्वायर है तो नेगेटिव में तो जा नहीं सकता। 0 तुम देख सकते हो, 0 हो सकती है कब होगी, जब sin 2x की वैल्यू माइनस 1/2 होगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो y तुम्हें मैक्सिमम मिल जाएगा, जो कि कितना मिलेगा, 9/8 मिलेगा। तो बस रेंज मिल गई हमें। रेंज का मतलब ही क्या होता है, y की वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो y की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम 9/8, सो रेंज आ जाएगी 0 से लेके 9/8। ठीक, क्लोज इंटरवल के साथ चेक कर सकते हैं, 0 to 9/8। तो देखा जाए तो सिंपल स्क्वायर कंप्लीशन की है। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, स्क्वायर कंप्लीट करो, चेक कर लो उसकी वैल्यू कब मिनिमम होगी और कब मैक्सिमम होगी। लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है, हमें पूछा गया है कि इसकी रेंज में कितने इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और फंक्शन की डोमेन दे रखी है -∞ से 1, इसका ध्यान रखना। ठीक, ओके, देखते हैं इसको। fx इक्वल टू, पहली चीज तो देख के पता चल रहा है अंदर जो फंक्शन लिखा गया ना, तो 9 की पावर x क्या है, 3 की पावर x का स्क्वायर है। तो मतलब एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बन रहा है, 3 की पावर x का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है। और जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज की बात करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो करते हैं इसको। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो चलता जाएगा ऐसे ही, 3 की पावर x माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे। बैलेंस करने के लिए -1/4 करना पड़ेगा, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये चीज बनेगी। बस काम आसान हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया एक बार। तो अब क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बाद में लगा देंगे, पहले चेक कर लो ये जो पूरा अंदर वाला फंक्शन है इसकी रेंज क्या होगी। तो उसके लिए इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी, और ये मिनिमम और मैक्सिमम तब होगा जब ये सिर्फ इतनी क्वांटिटी 3 की पावर x माइनस 1/2 स्क्वायर मिनिमम या मैक्सिमम होगी। तो देख लेना इसको कि 3 की पावर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। किसी नंबर का स्क्वायर है, ध्यान रखो नेगेटिव में तो जा नहीं सकती कभी भी, या तो पॉजिटिव होगी या फिर मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। चेक कर लो 0 होना अलाउड है कि नहीं। तो ये 0 तब होगा जब 3 की पावर x की वैल्यू कितनी, 1/2 के बराबर आएगी। और x तुम्हें ये दे रखा था -∞ से 1, तो अगर x की वैल्यू -∞ से 1 है ना, तो 3 की पावर x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 की पावर -∞ से 3 की पावर 1। तो मतलब ये 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 0 से 3 सॉरी 0 से 3। ये चीज क्लियर है। अगर x की वैल्यू -∞ से 1 है तो 3 की पावर x की वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर -∞ से लेके 3 की पावर 1, और 3 की पावर -∞ कितना हो गया, 0, 3 की पावर 1 कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब 3 की पावर x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो जब ये 1/2 होगी तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक, एंड सिमिलरली 3 की पावर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो कितनी हो सकती है। तो फिर से 3 की पावर x क्या था हमारा, 0 से 3 के बीच में था, तो मैक्सिमम होने के लिए 3 की पावर x को कितना रखना चाहेंगे हम, 3 के बराबर रखना चाहेंगे। तो इसको 3 रख दो, मैक्सिमम हो जाएगा, और 3 रखने पर कितना मिलेगा, 3 - 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2 का स्क्वायर करोगे तो 25/4। तो ये पता चल गया कि 3 की पावर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसकी रेंज कितनी आ गई ना, 0 से 25/4 आ गई। और 0 एग्जैक्टली होना अलाउड है क्योंकि 1/2 के बराबर हो सकता है, तो 0 तो हो सकता है।
25/4 नहीं हो सकता क्योंकि 3 पे ओपन था, ठीक। तो ये आ जाएगा 0 से 25/4, ये रेंज आ गई 3 की पावर x माइनस 1/2 का स्क्वायर की। अब उसमें क्या चाहिए हमें, 3/4 ऐड करना है, 3/4 ऐड कर लो। सो प्लस में 3/4 बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 3/4 से 25/4 प्लस 3/4 28/4 7 आ जाएगा, 7 पे ओपन, राइट। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो देख सकते हो अगर 3/4 से लेके 7 तक के नंबर्स लिखे गए हैं, इन सबका अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती हैं तुम्हें, 0 से लेके 6 तक मिल सकती हैं। ये देख लो अपने आप, ठीक है। तो क्योंकि 7 पे ओपन है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी 7 वाली वैल्यू तो देगा ही नहीं, और स्टार्ट कहां से हो रही है, 3/4 से, तो 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 0। तो 0 से लेके 6 तक के सारे इंटीजर्स ले सकते हैं वो, 0 1 2 3 4 5 6। तो हमसे ये पूछा गया था कि रेंज में कितने इंटीजर हैं, तो देख लो तुम्हारे सामने कितने आ रहे हैं, 7 इंटीजर्स आ रहे हैं 0 to 6 में। सो देयर आर 7 इंटीजर्स, राइट। अगेन हो सकता है देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट इसको ऐसे समझने की कोशिश किया करो, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक बार अगर स्क्वायर कंप्लीट हो जाए उसके बाद चेक किया करो उसके स्क्वायर के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो कब मिनिमम हो पाएगी, कब मैक्सिमम हो पाएगी। तो पहले वाले में तो साइन वाला फंक्शन था, हमें पहले से पता था कि मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, बट इस केस में 3 की पावर x वाला फंक्शन देखिए उसने x पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि x क्या है, -∞ से 1। तो वहां से हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर x -∞ से 1 है तो 3 की पावर x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज, सो कौन सा फंक्शन आ गया, NPR वाला फंक्शन आ गया। तो चाहे NPR हो चाहे NCR हो, चाहे डोमेन पूछिए चाहे रेंज पूछिए, सबसे पहले डोमेन फाइंड करेंगे इसकी, ठीक है। तो अगर रेंज भी पूछी गई है सबसे पहले डोमेन फाइंड की जाएगी, और ये कब डिफाइंड होता है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और r क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये डोमेन पता होनी चाहिए कि NCR और NPR वाले फंक्शन दोनों इन कंडीशंस के अंडर डिफाइन होते हैं। और ये बात तो है ही है कि n और r कैसे नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होंगे, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखना इसमें रेंज फाइंड करनी है, सबसे पहले डोमेन फाइंड करो। तो कंडीशंस लगाते जाओ, पहली कंडीशन क्या, 7 - x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन 7 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 3, और तीसरी कंडीशन x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से डोमेन मिलेगी हमें, तो देख लो क्या कुछ मिला, x इज लेस देन 7, दूसरे से कितना मिलेगा, 2x लेस देन और इक्वल टू 10, तो मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 5, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये तीन सॉल्यूशन आ गए, तीनों का इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन लेके कितना मिलेगा, x बिलोंग्स टू 3 to 5, पर क्योंकि हमें पता है x कैसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, तो 3 4 5 ये तीन एलिमेंट्स आएंगे। तो मतलब हमने फंक्शन की डोमेन फाइंड कर ली, डोमेन में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। अब क्या करेंगे, तीनों की 1 by 1 इमेज फाइंड कर लेंगे, और वही जो इमेज होगी उनके सेट को क्या बोल दिया जाएगा, रेंज बोल दिया जाएगा, राइट। तो करते जाओ 1 by 1। तो जब x की वैल्यू 3 होगी तो चेक कर लो f(x) कितना आएगा। सो x को 3 रख के देखते हैं, 7 - 3 इज 4 एंड 4p 0, ठीक है। तो कितना बन गया ये, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल होता है, कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। देन पुट x इक्वल टू 4 पे चेक करो f(x) कितना बनेगा, तो 7 - 4 इज 3p1, कितना बना ये, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो कि कितना 3 के बराबर। एंड सिमिलरली पुट x इक्वल टू 5, तो f(x) कितना मिलना चाहिए, 2p2, एंड 2p2 इज 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2। तो 3 इमेजेस मिलेंगी तुम्हें, एक 1 मिलेगा, एक 3 मिलेगा, एक 2 मिलेगा, तो इसका मतलब इसकी रेंज में ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो रेंज इज 1 2 एंड 3, राइट, रेंज इज 1 2 3 डी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा तुम्हें डायरेक्टली रेंज नहीं फाइंड करनी होगी, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसमें डोमेन फाइंड करेंगे, और डोमेन में हमेशा कुछ गिने चुने एलिमेंट्स आएंगे, तो उनको 1 by 1 पुट करके देखते जाएंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस मिलती जाएंगी उनका एक सेट बना लेंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी।
लेट स्टार्ट। द रेंज ऑफ द फंक्शन, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कोस बाद में लगाएंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज होपफुली हम फाइंड कर पाएंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू देखो कितनी आएगी, तो पाई स्क्वायर बाय 9 तो कांस्टेंट नंबर है, इसमें से क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये पूरी चीज मैक्सिमम तब होगी जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो एक्स को 0 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर बाय 9 पाई बाय 3 आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। किसी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 0 हो सकता है। सो 0 से पाई बाय 3। तो ये पता चल गया दैट स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में लाई करेगी, बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 3। अब इसके बाद इसका कोस लगा देंगे साथ में, बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस कर लो इसको। सो कोस ऑफ स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, कोस 0 कितना 1, कोस पाई बाय 3 कितना 1/2, तो ये 1/2 से 1 में लाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो 4 टाइम्स कोस ऑफ स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू कितना, 4 इंटू 1/2 करोगे तो 2 आएगा एंड 4। ये आ गई फंक्शन की रेंज, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज, अगेन रेंज पूछी गई है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, वैसे काफी कॉमन क्वेश्चन ऐसे, बट अगर ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में हम इन साइड आउट चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करो, जो बेसिक फंक्शन है जिसकी रेंज हमें ऑलरेडी पता है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके उस पर ऑपरेशंस लगाते जाएंगे और पूरे का पूरा एफ एक्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो सुनते जाना इसको ध्यान से। सबसे अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो फंक्शन की रेंज तुम्हें पता है वो वाला उठा लो, वहां से स्टार्ट हो जाओ। तो साइन स्क्वायर एक्स को जानते होते हैं हम, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 होता है, ठीक। अब इस पे ऑपरेशंस लगाते हैं, जो 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा, ये 0 से 16 बन जाएगा। 1 ऐड करना है, 1 ऐड करो इसमें, तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू 1 to 17 आ गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, इसका लॉग लेने बेस 2 के साथ, लॉग ले लो बेस 2 के साथ। सो लॉग बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू, सारा कुछ क्लोज इंटरवल में चल रहा है, log 1 to the base 2, log 1 तो कितना 0, तो 0 log 17 बेस 2, ये बना। और क्या करना है, साथ में माइनस साइन चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस log बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे छोटी क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, बड़ी छोटी हो जाएगी, तो ये log 17 to the base 2 आगे आ जाएगा। सो माइनस टाइम्स log 17 to the base 2 0, 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई करने का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 ऐड करने, इसमें 2 ऐड कर लो। सो 2 माइनस log बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू 2 माइनस log 17 to the base 2 to 2, यहां तक आ गए। उसके बाद एक स्टेप और बच रहा है, इसका log लेने बेस रूट 2 के साथ, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देना, ये जो हम log लेने जा रहे हैं ना, तो log पहले तो तभी ले पाएंगे अगर उसका log लेना डिफाइंड होगा, अलाउड होगा। तो देखो ये जो पूरी हमारे पास रेंज आ रखी है, इसमें 2 माइनस log 17 to the base 2 क्या है ना, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा तुम्हें, ठीक है, पता है log 17 to the base 2 की वैल्यू 2 से ज्यादा आएगी, तो ये एक नेगेटिव नंबर है। तो मतलब हमारे पास अभी प्रेजेंटली क्या लिखा हुआ है, रेंज लिखी गई है एक नेगेटिव नंबर से लेके 2 तक। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लेना है, इसका log लेना है। तो नेगेटिव नंबर के लिए तो log डिफाइंड नहीं होगा, तो जिनके लिए log नहीं डिफाइंड है उनको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे, वो तो हमारी डोमेन में नहीं आएंगे, तो इसीलिए उसकी रेंज में बात नहीं की जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाले नंबर्स को हटा देंगे और हम बोल देंगे कि कहाँ वाले नंबर्स रखेंगे, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स रख लेंगे। तो इसको 0 से लेकर 2 वाले नंबर्स के लिए रखा जाएगा। आ रही बात समझ में? हमें एक ऑपरेशन हमारा बच रहा था log लेने वाला, पर log तभी ले पाओगे अगर उसका log लेना डिफाइंड होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी प्रेजेंट थे, तो नेगेटिव का तो log ले नहीं सकते, तो नेगेटिव हमने पहले साइड पे कर दिया, हमने कहाँ से स्टार्ट करवा लिया, उसको 0 से स्टार्ट करवा लिया। तो अब सिचुएशन ये बन गई कि ये जो पूरी चीज है
इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 2 के बीच में है। अब इसका log ले लो बेस रूट 2 के साथ, तो लास्ट स्टेप में log बेस रूट 2 माइनस log बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू log 0 विद बेस रूट 2 एंड log 2 विद बेस रूट 2, ओपन एंड क्लोज। 0 पे ओपन लगाए हुए क्योंकि log 0 भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो बस अब देख लो log 0 पे तो एग्जैक्टली 0 पे अनडिफाइंड होगा, बट 0 पे के पास में कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। तो log 0 टू द बेस रूट 2 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी, और log 2 टू द बेस रूट 2 तो कितना बनेगा, 2 ही बन जाएगा ये तो ये 2 आ गया क्लोज्ड इंटरवल के साथ। तो ये पता चल गया, ये फंक्शन की रेंज आ गई फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी ओपन टू क्लोज्ड इंटरवल 2। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन डी। ठीक है, तो जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा हो, सबसे बेसिक वाला फंक्शन उठा लो, सबसे अंदर वाला, उस पे एक एक करके ऑपरेशंस लगाते जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 to r। ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है फंक्शन की, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है अगेन। अब ये भी नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखना इसको भी ध्यान से। देखो इतने जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, पहले डोमेन के 4-5 क्वेश्चंस लिए, अभी रेंज के क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो इनका पर्पस यही है कि जितने भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जितने अलग अलग तरीके हम यूज करते हैं डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए, वो सारे हम कवर कर पाए। ठीक है, तो देखते जाना इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आ गया और x की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर 3 के बीच में है। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा, उसको डायरेक्टली सोल्व करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हमेशा क्या करते हैं, उसको ब्रेक करके लिखते हैं, और ब्रेक करने के लिए x की वैल्यूज देखी जाती हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज लेना अलाउड है। तो इसने क्वेश्चन में दे रखे है कि x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो अब जब x की वैल्यू 1 से 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, या तो 1 के बराबर होगा या 2 के बराबर। तो उसके बेसिस पे फंक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, fx इक्वल टू 2 पार्ट्स बनेंगे। पहला पार्ट जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो अगर x 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा, 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 के बराबर फिक्स हो गई, उसका रोल खत्म हो गया। दूसरा पार्ट क्या बनना चाहिए था, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू फिर से फिक्स होगी, कितनी, 2 के बराबर होगी। तो इसको 2 से रिप्लेस कर देना, तो कितना आ गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा इसमें कन्वर्ट हो गया कि ये एक फंक्शन दे रखा है, इसकी रेंज फाइंड करनी है हमें। ठीक है, अब इसको फिर से देखना पड़ेगा ध्यान से। अब दोनों को पहले तो सेपरेटली सोल्व करेंगे। इस वाले फंक्शन की रेंज अलग से फाइंड की जाएगी, दूसरे वाले की अलग से। तो अब ये कैसे फाइंड करें कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की क्या रेंज होगी अगर x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए जब भी रेंज फाइंड करनी हो किसी फंक्शन की, तो हमारे पास एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है कि उसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तुम्हें फंक्शन का पूरा बिहेवियर पता चल जाता है, कहां पे वो इंक्रीज करेगा, कहां पे डिक्रीज करेगा, कहां पे मैक्सिमम होगा, कहां पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए हमेशा उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, fx इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो क्वोशिएंट रूल लगेगा डिफरेंशिएट के लिए। सो f डैश x कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो कितना बना ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया f डैश x, और x की वैल्यू हमारी कौन सी चल रही थी, 1 से 2 के बीच में। और ये चीज क्लियर है कि अगर x 1 से 2 के बीच में होगा ना, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मतलब तुम्हें क्या पता चला कि f डैश x कैसा फंक्शन आ गया, नेगेटिव आ गया। और f डैश x नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि fx कैसा फंक्शन होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो तुम्हें यह पता चला कि 1 से 2 के बीच में fx क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो अगर ये मान लो 1 है, ये 2 है, fx क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमें तो उसकी रेंज से मतलब था, तो रेंज का क्या पता चलेगा, 2 पे उसकी वैल्यू मिनिमम होगी और 1 पे मैक्सिमम होगी। तो पता चल गया, रेंज के लिए एक बार 2 रखेंगे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, 1 रखोगे मैक्सिमम वैल्यू, उनके बीच में उसकी रेंज आ जाएगी। तो देख लो रेंज कितनी आएगी, सबसे पहले 2 रखोगे, कितना, 2/5 बनेगा। ओपन क्लोज का देखते जाना, 1 और 2 दोनों पे ओपन है तो ओपन ही आ जाएगा। और जब 1 रखोगे कितना आएगा, 1/2। तो 2/5 से लेके 1/2।
तो पहले पार्ट के लिए तो ये वाली रेंज आ गई। ठीक, सेम काम किया जाएगा दूसरे फंक्शन के लिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दूसरे के लिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, बट बार बार सारा करने की नहीं जरूरत है, पहले वाला सेम ही आएगा, सिर्फ 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन x की वैल्यू क्या है 2 से 3 के बीच में, तो इसका मतलब ये पूरा नेगेटिव होगा, तो फंक्शन फिर से क्या आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, 2 से 3 के बीच में फिर से डिक्रीज करेगा। तो 3 पे वैल्यू मिनिमम आएगी, 2 पे मैक्सिमम आएगी, तो एक बार 3 रख के देखो कितना आएगा, x को 3 रखा तो कितना 6 अपॉन 10 बना, और 3 पे ओपन है तो 6/10 पे भी ओपन आएगा, और 2 पे मैक्सिमम होना चाहिए, 2 रख के देखो कितना 4 अपॉन 5, और 2 पे क्लोज था तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, तो 6/10 पे ओपन, 4/5 पे क्लोज, और 6/10 का मतलब कितना होता है 3/5 से 4/5। तो दूसरे पार्ट के लिए ये वाली रेंज आ गई। ठीक है, तो देख लो पहले से इतना आया था और दूसरे से ये चीज आ गई, तो अगर ओवरऑल रेंज पूछी गई है दोनों का यूनियन करके लिख सकते हैं। सो रेंज इज 2/5 से 1/2 यूनियन 3/5 से 4/5। ठीक, ये चेक कर सकते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इसमें सीखने को क्या मिला, पहली चीज तो ये कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है तो x के इंटरवल्स के कोरस्पॉन्डिंग उसको ब्रेक कर लो अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रेंज फाइंड करनी है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हमारे पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे उसका पूरा बिहेवियर पता चल जाएगा, तो उससे उसकी रेंज पता की जा सकती है। ओके, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज, अगेन रेंज वाला क्वेश्चन है बट काफी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। ठीक है, तरीका देख लो ऐसे क्वेश्चन को करने का, एफ एक्स को वाई मान रहे हैं अभी के लिए, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस 3। तो क्या करेंगे, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इंटू वाई माइनस 3y इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कॉमन लिया जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2। ठीक है, ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को हम जानते हैं कि ये क्या होता है ना, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, राइट। तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है y वाली, इसको 0 से 1 में लाई करवा देंगे। ये तुम्हारे पास क्या बन गया ना, एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यूज आएंगी, और रेंज का मतलब भी क्या होता है, y की वैल्यूज होती है। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करना, तो 2 सेपरेट इनइक्वालिटीज बनेंगी। तो पहली बन रही है 3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दूसरी में 3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 माइनस 1 लेस देन 0। दोनों को सॉल्व किया जाएगा वेविकर्व मेथड से। तो पहले वाले से तो एक -1/3 का रूट आएगा, एक 2 प्लस माइनस प्लस करेंगे तो y कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1/3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दूसरे वाले में एलसीएम लेंगे तो 3y माइनस y कितना बनेगा, 2y प्लस का कितना बनेगा 3 अपॉन y माइनस 2 लेस देन 0। अगेन वेविकर्व मेथड, तो -3/2 2 प्लस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 से 2 के बराबर, राइट। और दोनों के बीच में क्योंकि एंड था, साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज थी, तो इन दोनों का ना इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें। ठीक, तो इंटरसेक्शन लेके देख लो कितना बन रहा है, ये बन जाएगा y बिलोंग्स टू -3/2 से लेके -1/3। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, चेक कर लो ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये काफी कॉमन क्वेश्चंस है। जो भी इसमें क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स वाला फंक्शन था, अगर इसी में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की बजाय साइन एक्स दे देता तो हम क्या करते, साइन एक्स को वैसे ही y की टर्म्स में एक्सप्रेस करते और फिर कंडीशन लगा देते साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक, अगर इसी की जगह e की पावर x होता तो हम क्या करते, e की पावर x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करते, कंडीशन लगा देते दैट e की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का स्टैंडर्ड तरीका है, जो भी फंक्शन है उसको y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, उसके बाद फंक्शन वाली कंडीशन लगा दो।
ओके, लेट एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, एक फंक्शन दे रखा है और पूछा गया कैसा होगा, 1 1 मैनी 1 ऑन टू या फिर इन टू। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी इंजेक्टिविटी चेक करते हैं कि 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। तो ये चीज तुम्हें पता होगी, कोई भी फंक्शन 1 1 या मैनी 1 चेक करने क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। अगर एफ डैश एक्स पूरी डोमेन में पॉजिटिव हो या पूरी डोमेन में नेगेटिव हो तो उसको 1 1 बोल दिया जाता है, अदरवाइज क्या होता है, मैनी 1 होता है। ठीक, तो एक तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन है, इसको डिफरेंशिएट करो, चेक करो, पता चल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो। कौन सा फंक्शन है ना ये, रैशनल फंक्शन बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक। तो जब भी ऐसा फंक्शन होगा कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है और दोनों क्वाड्रेटिक में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट, ध्यान रखना, कोई भी ऐसा फंक्शन ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक और दोनों क्वाड्रेटिक में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसा फंक्शन हमेशा मैनी 1 होता है। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते हो, और अगर सोल्व करना है तो डिफरेंशिएट करके करना आता है हमें। ठीक, तो पहली चीज तो ये पता चल गई फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1 होगा। अब सेकंड पार्ट, ऑन टू इन टू चेक करना है, सर्जेक्टिविटी अगर चेक करनी है इसकी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज इसकी फाइंड करनी पड़ेगी। अगर इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो हम बोलते हैं ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ऐसे फंक्शन की रेंज तुम्हें फाइंड करनी आती होगी, y के बराबर मानते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे, तो वहां से इसकी रेंज फाइंड करके देख सकते हो। नहीं तो उसका भी आसान तरीका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें क्या पता चलेगा ना, देखना, जो इसका न्यूमरेटर है x² + 2x + 5, इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक है, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये बात ठीक है। डिनोमिनेटर को अगर तुम ध्यान से देखो, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, इसकी वैल्यू भी कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब f(x) जो भी दे रखा है, ऊपर भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नीचे भी पॉजिटिव, तो उसका ओवरऑल रिजल्ट भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब उसकी जो रेंज आएगी उसमें कभी कोई नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं। तो अगर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा तो इसका मतलब उसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स तो हो नहीं सकती, तो मतलब वो कभी भी कोडोमेन के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू होना भी पॉसिबल नहीं है, सो द फंक्शन विल बी इन टू। तो बस इतना सा काम था, पता चल गया फंक्शन कैसा आ गया, मैनी 1 इन टू आ गया, मैनी 1 एंड इन टू, ऑप्शन डी, राइट। लेट्स स्टार्ट। द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय fx, अगेन पहले टाइप का फंक्शन है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, इज ऑन टू। इस बार उसने दे रखे कि ये वाला फंक्शन ऑन टू है, तो बताओ c की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। तो मतलब इनडायरेक्टली इसने ये दे रखे कि इस फंक्शन की जो रेंज है दैट इज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे रेंज फाइंड करने का तरीका होता है इसका, y के बराबर मानो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो ये कैसे लिखा जाएगा, x² y - 1 प्लस x टाइम्स 4y - 2 प्लस c टाइम्स 3y - 1 इक्वल टू 0। ये बन गई x में क्वाड्रेटिक। इसके बाद हम ये बोल देते होते हैं कि x एक रियल नंबर है, तो मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे, और रियल रूट्स कब आना पॉसिबल है, जब इसका d कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाई जाएगी इसमें, तो ये बनेगा कितना, b² - 4a × c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, 4 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2y - 1 का होल स्क्वायर माइनस c टाइम्स 3y² - 4y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, 4y² माइनस 4y प्लस 1 माइनस 3cy² प्लस 4cy माइनस c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या बन गई, ये y में क्वाड्रेटिक बन गई, 4 - 3c प्लस y 4c - 4 प्लस 1 माइनस c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जनरली होता क्या है, जब हम इसकी रेंज फाइंड करनी होती है ना, तो ये y में जो इनइक्वालिटी आ गई इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां से हमें y की वैल्यूज मिलती हैं। बट हमें इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यहां से रेंज हमें क्या आनी चाहिए, ऑल रियल नंबर आनी चाहिए। तो कहने का मतलब दिस इनइक्वालिटी शुड बी सेटिस्फाइड फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यहां से y की हर वैल्यू मिलनी चाहिए तुम्हें, ये सिचुएशन बन रही है।
तो अब अगर तुम चाहते हो कि y की हर एक वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए, तो इसका मतलब इसका d कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसके d को लेस देन और इक्वल टू 0 किया जाएगा। तो करना है इसको, तो ये बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। तो इसको सोल्व करना, अब अपने आप c में इनइक्वालिटी बन गई है, इसको सोल्व करके देखोगे तुम्हें मिलेगा c बिलोंग्स टू 0 to 1, c बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखना इसमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये तो स्टैंडर्ड तरीका हो गया, y मानो क्वाड्रेटिक बनेगी, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया पहले हमने, फिर वो y में क्वाड्रेटिक आ गई, हमने बोल दिया कि वहां से y की सारी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तो उसका d क्या कर दिया हमने, लेस देन और इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहां से जो भी c की इनइक्वालिटी आई, सोल्यूशन आए ना 0 से 1, इसके एंड पॉइंट्स पे हमेशा तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि इसके एंड पॉइंट्स हमारी रेंज में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसको मैन्युअली चेक करके देखो। तो एक बार c को 0 रख के देखो कि c इक्वल टू 0 होना अलाउड है कि नहीं। तो जब c 0 होगा, हमारे ओरिजिनल वाले फंक्शन में पुट करो, कितना बनेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो x का फैक्टर कॉमन आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4। और ये वाला जो फंक्शन है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4, ये कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। इसकी रेंज फाइंड करके देखना, एक नंबर इसमें ऐसा आएगा हमेशा जो इसकी रेंज में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये होना पॉसिबल नहीं है c बराबर 0 के लिए। ऐसे ही जब c बराबर 1 रख के देखोगे, चेक करना fx कितना मिलेगा तुम्हें, c बराबर 1 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड नीचे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये बनेगा। तो ऊपर फैक्टर्स बन रहे हैं कौन से, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे कौन सा बन रहा है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो फिर से क्या हो गया, x प्लस 1 का कॉमन फैक्टर आ गया, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब इसकी भी रेंज ऑल रियल नंबर कभी नहीं हो सकती, कोई ना कोई एलिमेंट मिस हो रहा होगा, तो ये भी होना पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन में ये ध्यान रखा करो कि c की कोई भी ऐसी वैल्यू ना होने पाए जिससे ऊपर और नीचे हमें कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए। जैसे कॉमन फैक्टर मिलेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लीनियर अपॉन लीनियर बच जाएगा, उसकी रेंज रियल नंबर नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आया था 0 से 1 वाला, उसके एंड पॉइंट्स हमने चेक किए, 0 और 1 होना अलाउड नहीं है, तो फाइनल हमें रिजल्ट क्या मिला, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक, c बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है जी। ओके, एक फंक्शन दे रखा है, डोमेन गिवन है, कोडोमेन गिवन है, ठीक है, डेफिनेशन गिवन है, पूछा गया कैसा होगा, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू। तो चेक करते हैं। सो fx इक्वल टू 2 to the पावर मोड x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ना वो करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, मोड है, मोड को रिमूव करके इसको पार्ट्स में ब्रेक करके लिखते हैं। तो तीन पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक बार x की वैल्यू 1 से छोटी रखी जाएगी, एक बार 1 से 2 के बीच में, एक बार 2 से बड़ी। तो टोटल 3 केसेस बनेंगे, व्हेन x इज लेस देन 1 लाइज बिटवीन 1 to 2 ग्रेटर देन 2। तो देखते जाओ, तो अगर x लेस देन 1 है तो कितना बनेगा, सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं अभी के लिए, देखना इसको, इस सारे की बात कर रहे हैं, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2। तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, ये दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव होंगी, तो मोड अगर हटाओगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 1। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, उस केस में क्या होगा, x माइनस 1 तो पॉजिटिव, x माइनस 2 कैसा, नेगेटिव, तो 2 माइनस एक्स आ गया। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लिखी जाएगी तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये बनेगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। ये फंक्शन बन गया 2 की पावर वाला। तो एक स्टेप में और लिख लो, कितना बन रहा है ये, 3 माइनस 2x, ये कितना बना, 1 बना, और नीचे कितना बन रहा है, 2x माइनस 3। जब x लेस देन 1 है, 1 से 2 के बीच में है, और ग्रेटर देन 2 है, तो 2 की पावर वाले फंक्शन को हमने ब्रेक करके लिख लिया। अब हमें तो पूरे फंक्शन की रेंज चाहिए थी, तो पहले इस फंक्शन की रेंज देख लेते हैं। तो देख लो सेपरेटली, अगर x लेस देन 1 है, तो अगर डोमेन क्या दे रखी थी, 0 से 3 ना, तो इसका मतलब ये 0 से 1 की ले लो, 0 से 1, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3।
तो ये जो ग्रेटर देन 2 लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू 2 to 3 है, राइट। तो अब चेक करो, अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो 3 - 2x वाला फंक्शन है, तो यहां से रेंज कितनी मिलेगी? x को 0 रखोगे 3 आएगा, x को 1 रखोगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां से तुम्हें रेंज मिलेगी 1 से लेके 3। ठीक, जब x की वैल्यू 1 से 2 है, रेंज कितनी मिल रही है? एक सिंगल एलिमेंट मिल रहा है 1। और जब x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में है, उस केस में फिर से रेंज चेक करोगे, 2 रखोगे तो 1 आएगा और 3 रखोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहां से फिर से कितनी आएगी? 1 से लेके 3। तो इसका मतलब 2 की पावर वाला जो फंक्शन था mod of x - 1 प्लस mod of x - 2, इसकी रेंज में कितना मिला तुम्हें? 1 से लेके 3 मिली। 1 पे क्लोज आ रहा है, 3 पे ओपन। ठीक, और ये सारा किसकी पावर में था? 2 की पावर में। तो 2 की पावर में इसको रेज करवाओगे अगर, तो कितना बन जाएगा? ये 2 की पावर 1 is 2, 2 की पावर 3 is 8। 2 पे क्लोज, 8 पे ओपन, ये इसकी रेंज आ जाएगी। और 0 से 3 ये चेक कर लेना, सॉरी 0 से 3 क्या था? क्लोज चल रहा था सारा, तो 3 पे भी क्लोज है, ठीक, और 0 पे भी क्लोज है। तो इसका मतलब 3 पे क्लोज आ जाएगा रेंज में भी। तो ये कितना बन जाएगा? 2 से लेके क्लोज 8 बन जाएगा। ठीक, तो रेंज आ गई क्लोज इंटरवल 2 से लेके क्लोज इंटरवल 8। और तुम्हारे पास कोडोमेन भी कितनी थी? इतनी थी। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा बन गया? ऑन टू फंक्शन बन गया। और अगर चेक करने 1 1 है कि मेनी 1, तो वो तो देख के पता चल ही रहा है कि जब x की वैल्यू 1 से 2 थी ना, तो उन सारे पॉइंट्स के लिए पावर में कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 2 के बराबर आ रही होगी। तो जब भी x 1 से 2 के बीच में होगा, फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, 2 के बराबर आएगी। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा। सो मैनी 1 एंड ऑन 2 आ जाएगा। चेक कर लो ऑप्शन में, मैनी 1 एंड ऑन 2, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफी कॉमन है कि मोड वाली 2 टर्म्स दे रखी है, mod x - 1 प्लस mod x - 2, इसकी रेंज फाइंड करनी है। और करने के लिए वही 3 केसेस बनाए, उसको ब्रेक करके लिख लिए पीसवाइज फंक्शन के फॉर्म में, वहां से हमें रेंज पता चल गई। ठीक, ओके। लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx, देन f इज, अगेन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो फंक्शन में क्योंकि मॉडुलस प्रेजेंट है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हमेशा 2 केसेस बनेंगे। तो केसेस बनाओ पहले, एक बार x पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, कैसे लिखा जाएगा? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जब x नेगेटिव होगा, उस केस में मोड x कितना होगा? माइनस x के बराबर। तो न्यूमरेटर कितना बन जाएगा? 0। तो उस केस में fx कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये तो पता चल गया कि जब भी x की वैल्यू नेगेटिव होगी, fx की वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी? 0। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि फंक्शन मैनी 1 होगा, 1 1 तो हो नहीं सकता। इतना पता चल गया। ठीक, अब क्या क्वेश्चन बचा? ऑन टू इनटू का पता करना है, तो उसके लिए रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। तो रेंज फाइंड करते हैं इसकी बैठ के। ये वाला फंक्शन है, इसको अगर तुम y मान लो ना, तो y इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और अपॉन में कितना? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x लिख के एलसीएम ले रहे हैं, कितना बनेगा? e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ठीक, अब इसको करने के 2 तरीके हैं। चाहो तो वैसे करो कि e की पावर 2x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो और उसके बाद e की पावर 2x वाली कंडीशन लगा देंगे। नहीं तो देख के डायरेक्टली बता सकते हैं। देखना, अगर x पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब e की पावर 2x कैसा नंबर आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाला नंबर आएगा। तो इसका मतलब न्यूमरेटर कैसा है? पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो अगर e की पावर 2x एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाला नंबर है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर भी पॉजिटिव मिलेगा और नीचे भी कितना है? पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव से रिजल्ट कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा। तो यहां से जो रेंज मिलेगी तुम्हें, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड कर रही होगी, नेगेटिव को नहीं इंक्लूड कर रही होगी। बट क्योंकि कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है, तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन कभी बराबर होना पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। तो कैसा होगा? इन टू हो जाएगा। तो दैट मीन्स फंक्शन इज मैनी 1 एंड इन टू, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, राइट। सो नीदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन। लेट्स स्टार्ट। एक फंक्शन गिवन है, डोमेन इज नेचुरल नंबर, कोडोमेन इज इंटीजर्स। ये फंक्शन दे रखा है, ऑड और इवन पे डिपेंड कर रहा है।
तो अगेन बताना है इंजेक्टिव होगा सर्जेक्टिव होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका है, नेचुरल नंबर दे रखे हैं, एक एक करके नंबर्स पुट करते जाओ, पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 रखो x की वैल्यू। 1 कैसा नंबर है? ओड नंबर। कितना मिलेगा रिजल्ट? 0 मिलेगा। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 2। इवन नंबर है, इवन वाली डेफिनेशन यूज होगी, कितना आएगा? -1 आएगा। पुट x इक्वल टू 3। x की जगह तो नेचुरल नंबर रख सकते हैं, 3 रखोगे कितना आएगा? 1 आएगा। पुट x इक्वल टू 4 रखा, कितना मिलेगा? -2। पुट x इक्वल टू 5 से कितना मिलेगा? 5 - 1/2 is 2। तो पैटर्न मिल रहा है तुम्हें। तो अगर तुम सारे नेचुरल नंबर्स पुट करते जाओगे तुम्हें क्या मिलते जाएंगे? सारे इंटीजर्स मिलते जाएंगे, 0 भी इंक्लूड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव भी सारे मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी उसमें सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। और ये भी पता चल रहा है हर एक नंबर पे जो तुम्हारी इमेज आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा? ये 1 1 भी हो जाएगा। तो 1 1 फंक्शन है और रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो ऑन टू भी हो जाएगा। सो द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। fx is bijective। क्वेश्चन नंबर 21, fx गिवन है, क्यूबिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, इज अ 1 1 फंक्शन, देन a की वैल्यूज बतानी है। तो तुम्हें दे रखा है कि fx एक 1 1 फंक्शन है। 1 1 के लिए कंडीशन उसका जो डेरिवेटिव है या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो f डैश x कितना? 4a - 7 टाइम्स x² प्लस 2 टाइम्स a - 3 इंटू x प्लस 1। ये f डैश x है। हमें चाहिए ये या तो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या फिर लेस देन और इक्वल टू 0 x की सारी वैल्यूज के लिए। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और हम चाहते ये हैं कि ये हमेशा या तो पॉजिटिव बने या हमेशा नेगेटिव बने, तो इसका मतलब ये कि इसका जो डेरिवेटिव डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए? हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात सही है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तुम चाहते हो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव, एक बार पहले भी हमने किया था क्वेश्चन में, तो उसका डी कैसा होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बस ये कंडीशन लगा दो, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 कर दो। सो b² - 4a इंटू सी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। 4 4 कैंसिल आउट। सो a² + 9 - 6a - 4a + 7 लेस देन और इक्वल टू 0। a² - 10a + 16 लेस देन और इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स बनेंगे, a - 2 a - 8। तो a कितना आ गया? 2 से 8 के बीच में आ गया क्लोज्ड इंटरवल में। चेक कर लो। सो a बिलोंग्स टू 2 to 8, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स स्टार्ट। Let f is a function from R to R defined by this, then fx is again injective surjective बताना है। देखना इसको। सबसे पहले अगर रेंज फाइंड करें ना इसकी, तो ये पता होना चाहिए हमें कि x³ + x² + 3x 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ऑड डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होता है उसकी रेंज कितनी होती है? r होती है। तो इतने पार्ट की रेंज तो r है, मतलब -∞ से +∞। ठीक है, और उसमें अगर तुम sin x ऐड कर भी दो ना, तो sin x की वैल्यू तो क्या होगी? -1 से 1 के बीच में ही होगी। तो अगर कोई फंक्शन है जिसकी रेंज ऑलरेडी -∞ से +∞ है, उसमें कोई छोटा सा नंबर तुम और ऐड कर दो -1 से 1 वाला, तब भी उसकी जो इफेक्टिवली रेंज रहेगी वो कितनी रहेगी? -∞ से ∞ रहेगी। तो ये पता चल गया कि fx की जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी? r आएगी। तो रेंज इक्वल टू क्या होगी? कोडोमेन होगी। ये पता चल गया, ऑन टू फंक्शन तो बनेगा ही बनेगा। ये बात ठीक है। ठीक, तो ये रिजल्ट याद रखना। ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा उसकी रेंज r होती है, बट अगर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे 2 डिग्री का, 4 डिग्री का, 6 डिग्री का, उसकी रेंज कभी भी r नहीं होगी, हमेशा r से छोटी होगी। ठीक है, इसका यूज कर लिया हमने। अब उसके बाद दूसरी चीज 1 1 मिनिमम चेक करना है, उसके लिए डेरिवेटिव चेक करना होता है, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव है कि नहीं। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो f डैश x कितना? 3x² + 2x + 3 + cos x। अब ये हम देखना चाह रहे हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं। तो क्या करो ना, सिर्फ इतना फंक्शन कंसीडर कर लो जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज तो हमें फाइंड करनी आती है। -d/4a से लेके कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो चेक करो इसका d कितना है? b² - 4ac। तो कितना? -32 बनेगा।
तो इसकी रेंज कितनी आएगी, माइनस ऑफ -32, 32/4a से इन्फिनिटी, ये रेंज बनेगी। तो कितना बन गया, 8/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या पता चला हमें कि इसका जो डेरिवेटिव है उसमें ये जो पहले वाला फंक्शन है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 8/3 होगी। और उसमें अगर तुम cos x ऐड कर दो तो cos x की वैल्यू तो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब अगर 8/3 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच के नंबर में तुम -1 से 1 वाला कोई भी नंबर ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव ही तो मिलेगा फॉर एवरी x। तो ये पता चल गया पूरी की पूरी डोमेन में f डैश x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो पता चल गया फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, अगेन बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल, कौन से फंक्शंस का पेयर इक्वल है या फिर आइडेंटिकल है। तो ये पता होना चाहिए दो फंक्शंस को आइडेंटिकल या फिर इक्वल कब बोलते हैं, दोनों की वैल्यू हर एक पॉइंट पे बराबर होनी चाहिए, दोनों की डोमेन बराबर होनी चाहिए, दोनों की रेंज बराबर होनी चाहिए। तो बस यही चेक करना है, डोमेन रेंज चेक करनी है, वैल्यू चेक करनी है। तो देखते जाओ 1 बाय 1। तो जो ए ऑप्शन है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स का मतलब क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन x/2 प्लस कोस x/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और ये किसके बराबर बनेगा, मोड ऑफ साइन x/2 प्लस कोस x/2 के। अब ये चीज तो देख के पता चल ही रही है कि मोड साइन x/2 प्लस कोस x/2 और साइन x/2 प्लस कोस x/2 ये दोनों तो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो ये तो दोनों आइडेंटिकल हो नहीं सकते, राइट। तो ए तो रूल आउट हो गया। अब आ जाओ बी पे, साइन थीटा 1 बाय कोसिकेंट थीटा, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, हो सकता है कि आइडेंटिकल हो जाएं। डोमेन चेक करो, रेंज चेक करो। तो साइन थीटा की डोमेन कितनी आएगी, साइन थीटा की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, साइन तो हमेशा डिफाइंड होता है। और अगर तुम बात करो ना 1 कोसिकेंट थीटा की, तो इसकी जो डोमेन होगी, तो कोसिकेंट थीटा कहां पे अनडिफाइंड होता है, कोसिकेंट थीटा अनडिफाइंड होता है जहां पे साइन थीटा 0 मतलब n पाई पे, तो इसकी डोमेन में n पाई नहीं होगा, वहां पे कोसिकेंट क्या होता है, अनडिफाइंड। और क्या, कोसिकेंट क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो जब भी कोसिकेंट 0 बन रहा होगा तब भी ये अनडिफाइंड होगा, राइट। बट कोसिकेंट कभी 0 बन नहीं सकता, तो वो तो होना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन कितनी आएगी, r-n पाई आएगी। ठीक है, ध्यान रखना इसको, 1 कोसिकेंट थीटा को डायरेक्टली साइन थीटा नहीं लिख देना। कोसिकेंट थीटा प्रेजेंट है वो तब अनडिफाइंड होगा जब थीटा की वैल्यू n पाई बन रही होगी। तो इसका मतलब साइन की डोमेन r है, 1 कोसिकेंट की r-n पाई, दोनों की डोमेन बराबर नहीं है, तो फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं हो सकते। ठीक, ओके। सी पार्ट में तो देख के पता चल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मोड एक्स के बराबर होता है ये, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर होगी, हमेशा डिफाइंड होगा एक्स की सारी वैल्यूज के लिए। और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब ये तो तभी डिफाइंड होगा अगर एक्स कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट ही डिफाइंड है। तो इनकी डोमेन भी मैच नहीं कर रही, तो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। और जो लास्ट ऑप्शन डी है, ये देखने से पता चल रहा है ln x³ का मतलब 3 टाइम्स ln x प्रॉपर्टी प्लस ln x कितना बन जाएगा, 4 ln x, ये भी 4 ln x है, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आएगी। डोमेन चेक करो, 4 ln x की डोमेन कैसी आएगी, x इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स वाली आएगी। और ln x³ की कितनी, ये भी पॉजिटिव, ln x की कितनी, पॉजिटिव, तो दोनों की डोमेन बराबर आ रही है, दोनों की रेंज भी बराबर आ जाएगी, दोनों की वैल्यू भी आपस में बराबर आएगी। सो डी पार्ट में जो दो फंक्शंस दे रखे हैं दे आर आइडेंटिकल। Let's start. If number of elements in set A is 4, number of elements in set B is 5, then the number of functions from A to B is such that range contains exactly 3 elements is K. क्या मतलब है इस चीज का, दो सेट दे रखे हैं, एक सेट A और दूसरा सेट B। A में 4 एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं A1, A2, A3 एंड A4। B में 5 एलिमेंट्स, मान लेते हैं B1, B2, B3, B4 एंड B5। बताना है ए से बी में टोटल कितने फंक्शंस होंगे। कंडीशन क्या है, रेंज कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स, रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, ना कम ना फिर ज्यादा। ठीक है, बताना है इससे कितने फंक्शंस बनेंगे। तो देखना क्या करेंगे, पहली चीज तो रेंज में जो 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। टोटल 5 में से बी में 5 एलिमेंट है, उनमें से 3 सिलेक्ट कर लो। कितने तरीकों से, 5C3। तो मान लो तुमने ये सिलेक्ट कर लिया, B1 कर लिया, B2 कर लिया और B5 कर लिया।
अब तुम्हें फंक्शन इस तरीके से बनाने पड़ेंगे कि ए के जो 4 एलिमेंट्स हैं ये इन पे इमेज आए इनकी, और क्योंकि एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स चाहिए तो इन तीनों में से कोई नहीं छूटना चाहिए, ये तीनों कवर होने चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ये बन गया 5C3 सिलेक्शन के बाद तुम्हें क्या चाहिए ना कि 4 एलिमेंट्स वाले सेट से 3 एलिमेंट्स वाले सेट में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बन सकते हैं, इनटू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम 4 एलिमेंट्स सेट टू 3 एलिमेंट सेट। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो पहले हमने 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। अब क्योंकि एग्जैक्टली 3 एलिमेंट होने चाहिए रेंज में, तो मतलब ये कि वो तीनों एलिमेंट्स तुम्हें कवर करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले में 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 3, टोटल ऑन टू फंक्शंस बना लो। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला आता होगा, वो लगा सकते हैं। तो कितना बनेगा ये 5C3 इनटू में, अगर कोई कंडीशन ना होती, पहले के पास 3 पॉसिबिलिटीज, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 3, चौथे के पास 3, तो कितना आना था 3 की पावर 4, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस में कितना आएगा 3C2 इंटू 2 की पावर 4 प्लस में कितना 3C1 इंटू 1 की पावर 4। ये तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड करने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया गया। ठीक है, तो कितना बनेगा 5C3 कितना 10, 3 की पावर 4 इज 81 माइनस 3 इंटू 48 बन जाएगा ये, और प्लस में कितना 3, सो दिस इज 10 इंटू 81 प्लस 3 इज 84 माइनस 48 करेंगे तो 36, सो दिस इज 360। सो टोटल इतने रिक्वायर्ड फंक्शंस मिलेंगे तुम्हें 360। तो k की वैल्यू 360 आ गई, k अपॉन 60 करोगे कितना 6 मिल जाएगा, इक्वल टू 6। लास्ट क्वेश्चन, सेट A 20 एलिमेंट्स गिवन है, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A टू A से A में ही फंक्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, दोनों में यही वाले सेम एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 20 तक। सच दैट, कंडीशन क्या है, f of k इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेन एवर k इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो A से लेके A तक हमने एक फंक्शन बनाया, f of k इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेन एवर k इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मतलब f के अंदर जो डोमेन वाला एलिमेंट है, अगर तुम 4 का मल्टीपल रखोगे उसकी इमेज कैसी मिलनी चाहिए, 3 का मल्टीपल मिलनी चाहिए। तो पहले चेक करो डोमेन वाले सेट में 4 के मल्टीपल कौन से हैं, 4, 8, 12, 16 एंड 20, ये 4 हैं, ये 5 है। और रेंज जो तुम्हें मिलनी चाहिए 3 के मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से, 3, 6, 9, 12, 15, 18, कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, तो बस अब ये कंडीशन लगानी है कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इन पे कंडीशन है, इसकी जो इमेज आनी चाहिए ये इन 6 में से किसी पे आनी चाहिए, 3 के मल्टीपल पे। और क्योंकि दोनों में 20-20 एलिमेंट्स हैं और ऑन टू फंक्शन बनानी है, तो ये बात पक्की है कि हर एक की इमेज क्या होगी, एक डिफरेंट होगी, 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं हो सकती। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बन गया कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनकी जो इमेज जानी चाहिए इन 6 में से किसी पे जानी चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करो, इन 6 में से 5 एलिमेंट सेलेक्ट करो जिस पे इमेज को भेजेंगे। तो 6 में से 5 सेलेक्ट करेंगे, 6C5। एक बार 5 एलिमेंट सेलेक्ट हो गए, उन 5 पे इन 5 की जो इमेज है उनको भेजने के कितने तरीके, जितने तरीके से इनको आपस में अरेंज किया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल, तो इनटू 5 फैक्टोरियल आ गया। तो इसका मतलब जिन एलिमेंट्स पे कंडीशन थी कि उनकी ये वाली इमेज होनी चाहिए, उनकी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। 5 एलिमेंट्स हमने असाइन करवा दिए, बाकी कितने बचे, 15 बचे, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, वो कितने तरीकों से जा सकते हैं, 15 फैक्टोरियल से। तो इतने नंबर ऑफ फंक्शंस बन जाएंगे हमारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए। इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो 6C5 का मतलब कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। तो ये मिल जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, चेक कर लो, ऑप्शन डी, राइट। तो इसी के साथ सेशन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। ठीक है, इसको क्वेश्चंस को देखना, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस तुम्हें लगे हों थोड़े से मुश्किल हैं, ठीक है, बट मुश्किल आसान वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस को लेने का पर्पस ये था कि सारे टाइप के, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।